हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, ये देखो अभी पेपर हुआ है, सेकंड प्री बोर्ड है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, गवर्नमेंट स्कूल का है। ठीक है, 10th क्लास का 2025-26 जनवरी 2026। तो आज इसके सॉल्यूशन को लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये प्री बोर्ड का पेपर, सेकेंड प्री बोर्ड का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए आपको ना चैप्टर नंबर 3 उसमें एक टेबल है, उसमें आपको बताया गया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3x 2y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 6x 4y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2। अब देखो कंसिस्टेंट ऐसे ना 3 इक्वेशन है, ये हमें नहीं पता कि हमें कहाँ तक करना है कहाँ तक नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये कि इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार, इसको कंपेयर करते हैं। देखो कि a1 क्या है 3, a2 क्या है 6 बराबर 2, ये आपका b1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका b2 माइनस का 4। अब देखो ये और ये बराबर तो नहीं है ना, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये डज नॉट हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये अच्छा ये कट रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, बट इतना याद रखना कि ये बराबर नहीं है, ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो एक सर्कल बना लो और एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वो क्या है, पॉइंट ए है। ठीक है, ए से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमें गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक टेंजेंट भी खींच लो, टेंजेंट खींच लो ऐसे। ठीक है, और इससे मिला लो तो ये 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो फिर से, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से लेके जिसकी सेंटर से दूरी 5 सेंटीमीटर, देखो उसकी लेंथ है 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ठीक है, हमने निकालना, इसको लेट से कह देते हैं ए बी, इसको ओ कह देते हैं। अब पूछा इसमें रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की रेडियस ये है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो कि जो टेंजेंट होता है ना, सेंटर से जब भी कोई लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर गिरती है, इट मीन्स 90 डिग्री। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस की यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो पीजीटी का यूज़ करके, यूजिंग पीजीटी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर 4, उसका स्क्वायर, बेस कितना है पता ही नहीं, इसको ना बी ओ कह दो, क्योंकि हमें निकालना तो यही है ना, और हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर। तो बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का 25 होगा और इसका हो जाएगा 16। तो जब बी ओ को निकालेंगे तो 25 ये उधर जाके 16 माइनस कितना हो जाएगा 9। जब बी ओ का ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट बन जाएगा और बी ओ इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 3, ये आपका आंसर, ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है, फिर से देख लेना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, ये उधर जाएगा तो घटेगा 9 बचेगा, 9 में से हाँ ये 3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ABC फिगर है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट जो है ए के और बी के गिवन है, ए के गिवन है 0 2 और 0,2 है और बी के है 0,-2 है। आपने सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो आप पहले एक चीज़ समझो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल और जैसा फिगर में बनाया हुआ ना वैसे ही बनाते हैं।
कुछ ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक हिंट क्या दिया उन्होंने, पहले ही बोल दिया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, ठीक है। अब तीनों साइडें बराबर हैं तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0,2, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0,-2, सी के कोऑर्डिनेट हमें पूछे हैं, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट हमें पूछे हैं तो इसका मतलब हम इसे 1 मिनट के लिए एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब सारी साइडें आपस में बराबर हैं। तो देखो जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन गिवन है पहले वो निकाल लेते हैं एक बारी। देखो सबसे पहले तो आप ए बी का डिस्टेंस ही निकाल लो, वो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, 7 चैप्टर का है ये। तो डिस्टेंस फार्मूले का अगर यूज़ करेंगे तो आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये देखो ये x2 ये x1, फिर y2 माइनस 2 और फिर फार्मूले का माइनस ये वाला 2, ठीक है। 0 को तो गायब ही कर दो, कुछ नहीं है ये। हाँ ये देखो -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, और 16 जब अंदर से निकलेगा ना बाहर तो प्लस माइनस का 4 करके निकलेगा। याद रखना 10th क्लास में जब भी रूट से कुछ भी बाहर निकालो प्लस माइनस का ही निकालना, ठीक है। वैसे मोस्टली प्लस का ही कंपेयर किया जाता है, लेकिन याद रखना आप सिंगल आंसर अगर आपको लिखना हो तो प्लस माइनस का 4 ही लिखना। तो ये तो आपको मान लेते हैं कि ए बी मिल गया, ठीक है। अब देखो अभी मैंने क्या बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी, बी सी और ए सी ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे आपस में बराबर होंगे, और वो कितने होंगे, 4 होंगे। कंपेयर करने की बात आए तो प्लस का 4 लेना। बात समझ में आई? ए बी, बी सी, ए सी सारे 4 हैं। अब उसके बाद देखो कि अभी निकाल लो आप ए सी, तो जब आप ए सी निकालोगे तो फॉर्मूला बार बार नहीं, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ए सी की बात कर रहा हूँ तो ये आपका ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और इसके x2 y2 ऐसे करके मानो, ठीक है। तो x2 माइनस दिस मतलब x माइनस 0 और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। बस इतना ही रहने दो क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आगे ये तो मिल गया ए सी, और अब निकाल लेते हैं बी सी वाला। इसे इक्वेशन को ना फर्स्ट कह दो। अब निकाल लेते हैं ये वाला बी सी, देखो ये बी सी, ठीक है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है x1 x2 वाला। तो देखो ये x2 माइनस 0 मतलब ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y माइनस, देखो y फॉर्मूले का माइनस होता है और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर भी x, ये तो 0 तो है ही नहीं तो हटाओ इसको, और ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया बी सी, ठीक है। अब देखो जब तीनों साइडें आपस में बराबर हैं तो इसको आपने एक इक्वेशन कह दिया तो इसको सेकंड इक्वेशन कह दो, ठीक है। ये भी तो बराबर ही है, बराबर है तो आमने सामने रख दो। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। अच्छा अब यहाँ पर एक काम करो, ए सी ये वाली और ये वाली इन दोनों को आमने सामने रख लो, एक्स स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर रूट, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इस पर भी ओवर रूट। अब देखो रूट से रूट कट जाएगा दोनों तरफ, तो इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2 दूनी 4, हाँ 4y हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर और a का स्क्वायर y और इसका स्क्वायर और फिर प्लस का 2 दूनी 4y, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, ये इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। अब देखो इसे एक तरफ लेके आ जाओ सारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y और ये इधर ही ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4y, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का 4y माइनस का 4y माइनस का 8y और 0। जब y की वैल्यू निकालोगे तो 0 के नीचे माइनस का 8 आ जाएगा, और 0 के नीचे कुछ भी आता है तो वो 0 हो जाता है। अब y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। इसमें रख दो, लो इसी में रख देते हैं पहली वाली में, ठीक है।
पहले वाली इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही थी ना। ये थी आपकी ए सी, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू हटा दो, हटा दी तो ये हो जाएगी आपकी, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 0 है और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर 0 तो ख़त्म, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। समझो ध्यान से अच्छे से कि एक्स स्क्वायर इतना, और ये ओवर रूट में चल रहा है, और पड़ोस में क्या है इसके, ए सी, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको पहले एक चीज़ निकाल के दी थी, वो क्या था, ए बी बी सी ए सी 4 है, तीनों ही 4 है, तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू 4 रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट काटने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाती है। तो इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इधर करेंगे तो, और इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ओवर रूट इसका होल स्क्वायर, इससे ये सॉरी ये कट जाएगा, तो इधर तो हो गया 16, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस पर रूट डालेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखो 12 के फैक्टर करते हैं, 2 छिक्के 2 तिया और 3 एक कम, तो इसका जोड़ा बन गया ना। जिसका जोड़ा बन जाता है उसे रूट से बाहर ले लेते हैं, जिसका नहीं बनता उसे अंदर, और ये भी प्लस माइनस का। तो x की वैल्यू ये आ गई, देखो x की आ गई और y की 0 आई थी, तो c के कोऑर्डिनेट ही तो ढूंढ रहे थे हम, वो हमने x और y माने थे ना। तो x की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस का 2 रूट का 3, और y की वैल्यू आई है 0, ये आ गए c के कोऑर्डिनेट, ये आपका आंसर है, ठीक है। और भी तरीके से हो सकता है, ये बिल्कुल छोटा भी, लेकिन ये याद रखना कि आपने एग्ज़ाम में मार्क्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 10 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है। 2 का 2 10 45 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी होल स्क्वायर है। तो अब देखो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप एक चीज़ देखो, इस पूरे के आगे माइनस है, इस पूरे के आगे प्लस है, और ये भी सेम है बिल्कुल। मतलब जैसे मान लो कि प्लस का 5 और माइनस का 5, तो क्या करोगे, सीधा काट दोगे ना। तो वैसे ये देखो पूरे के आगे माइनस है, पूरे के आगे प्लस है, और सेम है सारा कुछ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2, सीधा आंसर आ गया इसका 2। इसके लिए याद रखना किसी की टेबल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 लाइन ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट शुरू के 5 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी होने चाहिए नेचुरल भी होने चाहिए। तो देखो शुरू के 5 ऑड नंबर लिख लो, 1 3 5 7 9, ऑड भी है नेचुरल भी है। अब इनका निकालना क्या है, मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x मतलब होता है, x मतलब ये पूरी सीरीज, सिग्मा मतलब इसको जोड़ दो, तो 1 3 5 7 9 अपॉन में 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो ये टोटल हो जाएंगे 1 3 4 5 9 और 7 16 और 9 25, और नीचे 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर है। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर तो बोला हुआ है कि ऑड नेचुरल ले लो, अगर इवन होते तो इवन नंबर लिख लेते, अगर प्राइम होते प्राइम लिख लेते, कंपोजिट होते कंपोजिट। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका फाइनल टर्म के लिए, ओके। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूफ करो कि 2 + 3 √3 एक इरेशनल नंबर है। और हाँ हिंट में क्या गिवन है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। चलो ये गिवन है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो आपको शो क्या करना है, 2 3 √3 एक इरेशनल नंबर है, ये शो करना है।
शो दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर शो करना है। देखो इसे आपको क्या करना है, इरेशनल शो करना है। अब देखो इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, लेट कर लो 2 3√3 इज अ रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू A/B, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और उसमें भी लिख देना कि वेयर B डज नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इतना को प्राइम नंबर। तो इस पूरे सिस्टम को आपको क्या करना है, A/B के कंपेयर में रख देना है। देखो इसको 2 3√3 इज इक्वल्स टू A/B। ठीक, अब देखो सबसे इजी है, जब ये गिवन वाला होता है ना तो सबसे इजी क्या होता है कि आपने रूट वाला अकेला करना है। तो 3√3 A/B, ये प्लस का 2 इधर आके -2। अब इधर क्या करो आप, एलसीएम लेने के लिए ना, इधर B है ना तो इधर भी B लगा दो, इधर भी B लगा दो। इसका बेनिफिट क्या हुआ, अभी देखो कि जब बेस सेम होते हैं ना तो ऊपर डायरेक्ट आप कर सकते हो अप्लाई, A-2 को B से करेंगे 2B, हो गया ना। अब यहाँ से क्या करो, √3 को अकेला रखो तो ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो A2B और नीचे खाली B था ना तो ये 3 इधर आके बैठ जाएगा। अब देखो √3 अकेला हो गया ना, और वहाँ पर हमें पहले गिवन था इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो अब देखो √3 के सामने क्या है, बराबर है ना, ये सारा का सारा जो ये है सो ये होगा। इसका मतलब है कि सो 2 + 3√3 ऑल्सो इज एन इरेशनल नंबर। हो गया, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये चैप्टर 10 का आ गया। ठीक है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है इक्वल होती है अगर उसे एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाए सर्कल पे। ठीक है, थ्योरम ही 10.2। तो जैसे एक सर्कल ऐसे, और ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लो कोई, लेट से P ले लेते हैं, तो ऐसे ये खींच लो। ठीक है, और एक इस साइड, तो यहाँ जहाँ टच हो रहा है इसे A कह दो, यहाँ जहाँ टच हो रहा है इसे B कह दो, बीच में यहाँ कहीं सेंटर ले लो O, सेंटर से इसे अटैच कर दो। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है क्योंकि टेंजेंट पे जब भी कभी सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपनी तरफ से, ये तो फिगर रेडी हो गया, अब हम अपनी तरफ से एक काम करते हैं P और O को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारी कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है, जो भी हमने किया ना कंस्ट्रक्शन में लिखना है। उसके बाद आपने करना क्या था, शो कि टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो सर आपने शो करना है कि PA यानी कि एक ये टेंजेंट और एक ये दोनों इक्वल है, ये शो करना है। तो कैसे करेंगे कि दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। जो भी काम करना है इन दोनों ट्राइंगल में करना है। तो सबसे पहले आप देखो इजी सी 3 चीज़ें उतार लो जल्दी जल्दी। एक का नाम है PAO, एंगल है ये PAO, और इसका नाम है PBO। यहाँ पर क्या बोल देना, ईच 90। ठीक है, ऐसे। दूसरा PO दोनों में क्या हो रही है, कॉमन। उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये OA और OB, ये दोनों क्या हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या। 3 चीज़ें मिल गई। 3 मिलते ही आप क्या लिख दोगे, ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PBO। ओके, अच्छा यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा देना, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, क्योंकि एक 90 का आ गया ना, इसलिए राइट हाइपोटेनियस साइड। अच्छा एक चीज़ और कि ये तो हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट।
कॉन्ग्रेंट होते ही हम ये वाली चीज़ जो हमें प्रूफ करनी थी हम क्या लिख देंगे, PA PB ये हो जाएगी बाय CPCT। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। चलो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के करेंगे। कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर ले लो और उसी डिजिट को रिवर्स कर दो अगर, तो ये 2 डिजिट का नंबर और इसको जो रिवर्स करके आया है नंबर, उन दोनों को जब सम करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं कि अगर आप 2 और 5 ये कोई नंबर है 25, और अगर इसको रिवर्स करोगे तो 52, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 99 आएगा। ये एज्यूम किया है मैंने, याद रखना, ठीक है, ये एज्यूम किया है मैंने। तो अब आप क्या करोगे, वो नंबर क्या है, ठीक है। एक और हिंट दी हुई है, हिंट क्या है कि इफ़ 10th डिजिट इज़ 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, जो 10th डिजिट है वो 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से, तो वो नंबर क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू y एंड 10th डिजिट इज इक्वल्स टू x। अब देखो कि अगर ये यूनिट डिजिट है पहले आएगी, 10th डिजिट है तो ये वाली इधर आएगी। एक चीज़ और, अगर ये यूनिट डिजिट है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10th डिजिट है 10 से करेंगे। क्लियर। अब चीज़ को ध्यान से समझना कि ये है वो डिजिट जिसका ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, इसको ऐड करना है प्लस प्लस प्लस, इसके रिवर्स को भी ऐड करना है। तो साहब इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा कि 10 तो यहीं रहेगा, ये x इधर और ये y इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर आपको क्या मिला हुआ है सर, x प्लस y ये है 2 डिजिट, और ये क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कि क्योंकि 10th डिजिट है ये। अब इसको रिवर्स करोगे अगर आप तो ना, तो ये y तो इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, ये 2 नंबर हो गए ना। कह रहा एक तो ओरिजिनल नंबर और एक इसको रिवर्स करके जो नंबर आएगा, दोनों को ऐड करो 99 आएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 10x और ये 1x 11x, 10y और 1y 11y, इधर 99। जब 11 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई 99, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 99/11, 11 बन जा 11 9 जा, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9। इसे कह दो इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, और एक हिंट दी हुई थी इसमें, हिंट क्या है कि जो 10th डिजिट है, 10th वो 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से। तो 10th डिजिट कौन सी है हमने मानी हुई है, x। x कह रही है यूनिट डिजिट किससे, y से। x है 10th डिजिट, ये कह रही है यूनिट डिजिट से कि भाई हम तुमसे 3 ज़्यादा हैं, ठीक। तो एक काम करो, ये प्लस का इधर ले आओ, इधर हो गया 3, ये बन गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये देखो, ये प्लस का वाई माइनस का वाई ऐसे कट जाएगा, प्लस प्लस ये 2x हो जाएगा, ये प्लस प्लस 12 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 12 के नीचे 2, ये आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ये उठा के आप इक्वेशन 1 में 2 में किसी में भी डाल दो, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x की जगह 6, y का y 9। जब y की वैल्यू निकालोगे 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। अब देखो y क्या था, पहले नंबर पे आने वाला, ठीक है, y था पहले नंबर पे आने वाला, तो ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका x, क्योंकि ये यूनिट वो 10th डिजिट थी, तो इधर x और ये आ जाएगी आपकी कितनी, 6, ठीक है। अब आप चेक करो, ये 63 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स भी कर लो, इसको रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 6 पीछे आ जाएगा, ठीक। अब ये आंसर तो आपका आ चुका है ये वाला, लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपकी यूनिट डिजिट थी 3, 10th डिजिट थी x, ये निकल गया आपका आंसर 63। उन्होंने ये बोला था कि इस नंबर को रिवर्स करो, रिवर्स कर दिया हमने, 3 आगे लिख दिया, 6 पीछे, और जब दोनों को ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 9, मतलब टोटल 99 आ गया, और वही 99 इक्वेशन में हमने लिखा था, ठीक है। ये क्रॉस चेक करने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, मतलब जिसका सेम सेंटर होता है उन्हें कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल की जो है कोड है वो 8 सेंटीमीटर की और वो छोटे सर्कल को टच कर रही है। चलो टच कर रही है तो एक काम करते हैं, पहले इस बना ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ ऐसे तो बड़े सर्कल की कोड है और इसको टच करती हुई जा रही है, तो कुछ ऐसे, ठीक है। बड़े सर्कल की कोड है, लेट से ए बी कह देते हैं, और वो 8 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं टच हो रही होगी, लेट से एम कह देते हैं, एम, ओके। तो अब देखो, जब भी कोड कभी टच करेगी ना, हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है वो ऑटोमेटिक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी 4 होगा, ठीक है। और आगे कुछ बोला हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की जो रेडियस है, देखो सेंटर तो दोनों का सेम ही है, छोटे सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, और बड़े सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, वो कितनी है 5, क्लियर। पूछा क्या है, पूछा है देखो फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी कि ऐसे इसे मिला दो। अब देखो बोला था टेंजेंट पे टच होती हुई लाइन जब यहाँ से पड़ती है ना सेंटर से, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बन गया ना एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसे ओ कह दो। स्मॉलर सर्कल की रेडियस यानी कि ओ एम निकालना है आपको, ये तो आपको लिख देना क्या है, यूजिंग पीजीटी ओ एम का स्क्वायर और ये एम बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम तो आपको चाहिए ही, एम बी आपको पता है 4 का स्क्वायर, ओ बी आपको पता है 5 का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ओ एम इज इक्वल्स टू 25, ये 16 इधर आके माइनस, ठीक है। तो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इस पर रूट डाल दो, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाएगी प्लस माइनस का, और यही रेडियस है, यही आपका आंसर भी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन आ गया ये। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, यानी कि 12 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू 12 है, ठीक है। और कह रहा है कि उनका जो सम है, अच्छा 12 टर्म्स का जो सम है वो 900 है, यानी कि एस एन 900। अब ये n की जगह पता है कितना भरना है, ये 12 भरना है, ये याद रखना, ठीक है। टर्म्स कितनी है 12, और 12 टर्म्स का जो सम है वो 900 है। और कुछ गिवन है, इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 20, इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि a वो है 20, और पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, और पूछिए 12th टर्म, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि हमसे d पूछा है, और 12th टर्म पूछी है, 12th टर्म पूछी है, जिसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d लिख सकते हैं, क्योंकि 12 टर्म है तो a प्लस 11d। अब a की वैल्यू निकाल के और d की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देनी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करो, एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इज इक्वल्स टू वट, n बाई 2, 2a n माइनस में 1 इंटू में d। अब देखो एस एन कितना है 900 है, n कितना है 12 है, 2 का 2, a की जगह 20 प्लस n की जगह 20, 1 n की जगह नहीं सॉरी n की जगह 12 है, n की जगह 12 है, और d का d, ठीक। ये देखो इससे कैंसिल आउट होके 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 11d, ठीक है 11। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 900 के नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 एक कम और 15 छिक्के 90, यानी कि 150 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा 40 और 11d, ठीक है। तो देखो इधर तो हो जाएगा 150, ये प्लस का 40 इधर आके माइनस का इधर 11d, तो ये हो जाएगा 110, इधर हो जाएगा 11d, 110 के नीचे 11 आ जाएगा, d ये कट पिटा के आ जाएगा 10, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 10। अब d की आ गई, a तो हमें पहले से ही पता था, हमें निकालना क्या है, एक और चीज़ निकालनी थी, ये रहा 12th टर्म निकालनी थी, a प्लस 11d। तो आप यहाँ पर लिख लेना 12th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 11d
ए की वैल्यू 20, 11, डी की वैल्यू 10, ये 20, 11 10 जा इतना, और ये हो जाएगा 130। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। चलो एक लाइट हाउस बनाते हैं, क्योंकि ऐसे देर हो जाएगी, जितना पढ़ते हैं उतना बनाते हैं। एक लाइट हाउस ले लो, सॉरी, और ये 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ से खड़े होके अगर हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? लाइट हाउस से देख रहे हैं सी लेवल। अच्छा, नीचे समंदर है, ठीक है भाई, चलो ये समंदर का लेवल बना लेते हैं, ठीक है, बहुत है इतना ही। अब समंदर के लेवल में क्या देख रहे हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो जहाज के एंगल को देख रहे हैं हम। दो जहाज आ रहे हैं, और वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर, एक शिप दूसरे शिप के पीछे हैं और लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं कि एक जहाज कहीं यहाँ कहीं है, ठीक है, ये भी इधर ही आ रहा है, दूसरा जहाज यहाँ कहीं है, ये भी इधर ही आ रहा है, लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि ऐसे और ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जहाज आ रहे हैं। तो देखो ये नज़दीक है ना, जो ये याद रखना बड़े एंगल का होगा हमेशा, जो दूर है वो छोटे एंगल का होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अच्छा, दो जहाज के बीच की दूरी निकालो, और पाई ये जो √3 की वैल्यू है वो ये यूज़ कर लेनी है। चलो, √3 की वैल्यू है 1.732, ये यूज़ कर लेनी है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा पूछा हमसे, ठीक है, ये हिस्सा पूछा है, ये हिस्सा। तो एक काम करते हैं, इसे x कह दो, इसे y कह दो, ओके। अच्छा, नामकरण कर देते हैं इसका A B C D। अब आप लिख सकते हो क्या कि लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल्स टू y, ठीक है। हमें तो ये चाहिए ना, इसलिए इसको ऐड कर लेना, बाकी को तो आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करो, नज़दीक वाला ट्राइंगल लो। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में जो देखो एक तरीका था कि जो आपको निकालना है ना, हमेशा उसे ऊपर रखो, जो निकालना है उसे ऊपर रखो, ठीक है भाई। जो निकालना है तो मैंने कहा x निकालना है जी, x ही मिसिंग है इसमें, और गिवन क्या है 75, उसे नीचे रखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लल्ला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ये हिंदी मीडियम के हिसाब से, ठीक है। अब देखो पहले वाले के ऊपर क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर साइन का इधर से कॉसेक हो जाएगा, इधर से सेक हो जाएगा, इधर से कॉट हो जाएगा। ऐसे हिंदी मीडियम वाले अपना कर लेना, ओके। अब देखो ये क्या है आपके लिए, बेस है, ठीक है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सब बेस परपेंडिकुलर मतलब इधर से दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 45। एंगल ऐसे पहचानते हैं, याद रखना, ये क्या है, बेस तो ऊपर रखा हुआ है, ये क्या परपेंडिकुलर नीचे रखा हुआ है, तो इधर से स्टार्ट है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ऊपर होता, बेस नीचे होता, तो 10 ले लेते, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। अब यहाँ से एक काम करो कि कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस कर दो, x एकम x और 75 को 75, तो x की वैल्यू आ गई 75, इतना कह लो, ठीक। अब आगे क्या करते हैं कि इन ट्राइंगल ABD कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे, ABD। तो ABD में भी मुझे निकालना है क्या, मुझे y निकालना है, बट मैं अकेला नहीं निकाल सकता, तो कंप्लीट रखना पड़ेगा मुझे। तो जो निकालना है वो ऊपर रखो, निकालना क्या है मुझे, x + y, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक। और नीचे ये 75, ठीक है। एंगल वही बनेगा कॉट का, बट इस टाइम बनेगा 30 के साथ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि हाँ एज, ये तो हो गया, देखो कि x की वैल्यू निकाल चुके थे पहले ही, x की वैल्यू निकाल चुके थे, वो थी 75, y की वैल्यू नहीं पता है, नीचे 75, कॉट 30 की वैल्यू अब कैसे निकालें, देखो मुझे तो नहीं याद है, लेकिन tan 30 की वैल्यू मुझे पता है। tan देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसकी वैल्यू भी उल्टी कर दो, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली √3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके करना,
तो ये हो जाएगी √3, ठीक है, cot 30 की वैल्यू। 1-2 शुरू की वैल्यू याद रख लेना, बाकी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उसको ऊपर नीचे कर लेना, नहीं तो टेबल तो बनानी आनी चाहिए आपको इस टाइम पे। अब इसके नीचे क्रॉस 1 रख के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 75 + y और इसको करेंगे 75 √3। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे ना 75 √3 और ये प्लस का उधर जाके माइनस, यहाँ से क्या हो सकता है कॉमन 75 को, और इधर बचेगा √3 - 1। ओके, अब देखो वैसे तो इतना ही आंसर है, यही आंसर है, लेकिन आपकी बुक में अभी वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू ये गिवन थी √3 की, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या करना है 1.732 - 1, ठीक। तो क्या करोगे, एक स्टेप और बढ़ गया, कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 75 × में, देखो इसमें से अगर एक जाएगा ना तो 0.732 इतना बचेगा, ठीक है। तो मैंने ये कैलकुलेट करवाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये लिखा था किसी पन्ने पे, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, पता नहीं किधर गया, कि 75 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 732 से, ठीक है। ये पॉइंट बाद में देख लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, हासिल 1, 5 7 35, 36, फिर 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 21, 22, हासिल 2, 7 7 49 और 2 51। तो ये हो जाएगा 0, ये 6 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9, और 3 और 1 4 5, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 75 को जब मैं इसको अच्छा, और ये 3 डिजिट के बाद है ना, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 54.90, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपको सेल्फ करना है अपने आप से, क्योंकि ये क्या है आपकी बीपीटी वाली थ्योरम है, ठीक है। ये आपको अपने आप करनी है, क्योंकि कुछ एक होमवर्क आपके लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13, कह रहा है कि अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, ठीक है, और सम वाइट बॉल, अच्छा कुछ वाइट बॉल भी हैं, ठीक है। तो देखो फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल इज 1/3। लो कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। कह रहा है एक बैग में ना 6 रेड है, 6 हैं रेड, 4 हैं ब्लैक। देखो 6 रेड है, 4 ब्लैक है, और कुछ वाइट है, कुछ वाइट है, कुछ तो पता नहीं कुछ, तो एक काम कर लेते हैं कि कुछ यानी कि x वाइट, ठीक है, याद रखना कुछ वाइट है, यानी कि x को मैंने वाइट मान लिया। अब क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल, अच्छा वाइट बॉल ही बतानी है, जो अपने x माना x की वैल्यू निकालनी है, और कह रहा है उस वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। लो जी, तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल यानी कि x इक्वल्स टू व्हाट, ऊपर तो जो हमसे पूछा है वही आएगा, और नीचे टोटल नंबर आ जाएंगे, टोटल क्या 6 4 10, 10 + x, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल यानी कि ये वाली की कितनी गिवन है हमें 1/3 गिवन है, तो यहाँ पर तो 1/3 लिख दो, इधर x 10 + x, तो ये हो जाएगा आपका 10 + x, और ये हो जाएगा 3x, तो 10 = 3x - x = what 2x 10, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 6 तो ये थी, 4 ब्लैक हैं, और तो ये वाली 5 है, तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल हो गई 15। ये हो गया आपका आंसर। बी पार्ट है, बी पार्ट भी है, कह रहा हाउ मैनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड, अच्छा रेड बॉल कितनी निकाली जाएं कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाए। लो अभी 1/3 थी ना, बस इसको हटा के क्या करना है आपने 1/2 मानना है, ठीक है, और हटानी कितनी रेड बॉल हटानी है। तो इस बार जो एक्स मैंने वाइट के लिए लिखा था, अब लिख लो लेट रेड बॉल रिमूव्ड एक्स, मान लेते हैं कि एक्स है वो रेड बॉल जो रिमूव की जा रही हैं,
तो टोटल बॉल कितनी है 15, 15 में से x घटाई जा रही हैं। चलो ठीक है देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल है कितनी, अभी हमने निकाला है 5 है, ये देखो ऊपर लिख लो। टोटल बॉल कितनी है 15, 15 में से जो निकाली जाएंगी x वो इधर। अब देखो वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/2 बनानी है हमें, इसीलिए तो ये निकालनी है। तो 5 और नीचे 15 माइनस एक्स, इसको क्रॉस कर लो तो ये तो हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 15 में से ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये x उधर, तो कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5। दूसरे केस में यानी कि रेड बॉल को अगर 5 को हटा दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी उसकी वाइट बॉल की 1/2 हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और रह गए, इन्हें भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, अच्छा ये सिलेंडर वाले चैप्टर से आ गया। कह रहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन, एक खिलौना है कॉन की शेप का है, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं हेमिस्फीयर ऐसे, इस पर कौन है एक, वो ऐसे बैठा हुआ है, बिठा दिया। उसके बाद कह रहा है कि हेमिस्फीयर, द कॉन एंड हेमिस्फीयर हैव सेम रेडियस, जो कॉन की रेडियस है, जो कॉन की रेडियस है ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए सेम है। ओके ठीक है भाई। और द हाइट ऑफ अ कॉनिकल पार्ट ऑफ टॉय, टॉय की जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, इसके डायमीटर के। तो सब एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस x है ना, मतलब r मान लो इसको, चलो r मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, और r हो जाएगी, दोनों मिलके इसे डायमीटर कहते हैं। मतलब डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर हो गया इसका। ये क्यों किया हमने, रेडियस तो दोनों की हमें पता है, सिलेंडर इसकी कॉन की और इसकी हेमिस्फीयर की, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, ये जो हिस्सा ये वाला, ये पता है क्या बोला है, इसके डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर क्या है, दुगना आर के बराबर है, ये डायमीटर है। ठीक है, ये इस वाले को निकाला ये, ठीक है 2r के बराबर है ये। और कुछ, इफ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 5, फिर से समझ लेना कहीं गलत ना पढ़ लें हम। इफ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट की जो रेडियस है वो 5 है। लो जी, सब कुछ तो मिल गया। कॉनिकल पार्ट की जो रेडियस है, यानी तो रेडियस दोनों की सेम है, तो इसकी भी 5 है, ये भी 5 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है 10 है। लो सब कुछ तो गिवन था। ठीक है, रेडियस इसकी 5 है, दोनों की रेडियस ही 5 हो जाएगी फिर। तो ये तो हमारे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर से समझ लेना, पहले लैंग्वेज में क्या था कि दोनों की रेडियस सेम थी, मैंने दोनों को सेम मान लिया, आर मान लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि आगे गिवन है रेडियस। ठीक है, कॉनिकल पार्ट की रेडियस है तो वही हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस वही होगी, और इसका डायमीटर यानी कि 10 हो जाएगा, तो इसकी हाइट भी 10 होगी। अब पूछा क्या, इसमें पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम पूछा है। तो आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कॉन का होता है हेमिस्फीयर वाले का 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो देखो 1/3 का 1/3, पाई की जगह 22/7 यूज़ करते हैं जब तक कुछ नहीं गिवन होता। हाँ नहीं गिवन है। आर की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर एच इसकी पता है 10 है, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5 × 5। कुछ भी एक जैसा लग रहा है, कॉमन जो ले सकते हो हम, हाँ ले सकते हैं। मैं चलो एक स्टेप और आपको करके बताऊँ फिर लूँगा। 22/7, ये जो स्क्वायर है ना, इसको 5 × 5 ऐसे करके लिख लो, नहीं तो फिर कहो कि यार ये समझ में नहीं आया, स्टेप कैसे हो गया। अब देखो 22 5 5, 22 5 5, इतना कॉमन आ रहा है ना, तो ये बाहर ही उतार लो। 5 5, यहाँ बचा 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई इधर बच गया 10, प्लस इधर बच गया 2/3, और मल्टीप्लाई में बच गया 5। बताओ कोई दिक्कत। अब ऊपर तो रहेगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55,
ये तो ये हो गया, ये हो जाएगा 10/3, 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, ये तो बिल्कुल ओके हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 550/7, ये हो जाएगा आपका 3, और ऊपर हो जाएगा 20, क्योंकि जब बेस सेम होता है ना तो ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 550/7 मल्टीप्लाई 20/3। कट तो है नहीं रहा, तो एक काम कर दो, क्या कर दो, 55 दूनी 110। देखो 55 दूनी 110, और एक ये ज़ीरो, एक ये ज़ीरो, 1 2, और नीचे इतना। ठीक है, इतना ही लिख देना, और अगर काटना जानो तो बहुत बढ़िया है, इसको काट के आ जाना। ठीक है, अभी करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल इज़ गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम 400 नियॉन लैम्प्स। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ टेबल से मतलब है, और हमने निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज बोले तो मीन निकालना है, मतलब ये। ठीक है, ये मीन निकालना है, तो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन पेपर में कि किस मेथड से करना है, डायरेक्ट से या वो शॉर्टकट मेथड से या एज्यूम्ड मीन वाले से, इसलिए जैसा आपको आता है वैसा कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की जो टेबल है, मतलब लाइफ ऑफ टाइम, यानी कि जब भी कभी ऐसे गैप होते हैं ना, ये जो गैप होते हैं, आप उसे लाइफ टाइम या इन आवर्स ना कह के ना क्लास इंटरवल भी कह सकते हो। ओके, तो क्लास इंटरवल कह देते हैं, कितना है, 1500 से 2000, और 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक है, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ लैम्प्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। ठीक है, हमने निकालना है मीन। तो मीन निकालने का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं। मीन निकालते हैं सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, इसे एक्स भी कहते हैं, इसे एक्स भी कहते हैं, कहीं सोचो कि ये एम है। ठीक है, इसे एक्स भी कहते हैं, मतलब अगर मैं यूँ कह दूँ कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो ये मत सोचना कि ये क्या गलत कर दिया। ठीक है, तो ये निकलता कैसे है एम, ये एम निकलेगा इन दोनों की मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म कितनी, 2000 और 15, 3500, 3500 का आधा होगा 1750। ठीक है, मिडिल टर्म ऐसे निकलती है इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 2000, 3500, तो इनका आधा जब करेंगे तो 1750 होगा। अब 1750 गैप कितने कितने का है, 500 500 का, तो 1750 में 2250, 2750, 3250, 3750, और 4250, 4750। ठीक है, उसके बाद निकाल दो एफ एम, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, पहला है 1750 को 14 से, 1750 मल्टीप्लाई 14, यह आ जाएगा 24,500, 24,500। फिर है 2250 को 56 से, यह आ जाएगा 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 1,26,000। ठीक है, अगला है आपका 2750, 2750 मल्टीप्लाई 60, ये हो जाएगा 1,65,000। ठीक है, अगला है 3250 मल्टीप्लाई 86, ये हो जाएगा 2,79,500। उसके बाद है कितना है ये 3750, 3750 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 74 से, 2,77,500। फिर करना है 4250 को 62 से, 2,63,500। फिर करना है 4750 मल्टीप्लाई 48, ये हो जाएगा 2,28,000। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लो, क्योंकि सिग्मा का मतलब ऐड ही होता है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, कितना था
24,500, 1,26,000 प्लस 1,65,000 प्लस 279,500, 277,500, 263,500 और 228,000। टोटल हो जाएगा 13,64,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 24,500, 1,26,000, 1,65,000, 279,500, 277,500, 263, 228,000। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर आप लिखो 1364 इतना, और नीचे इसका भी आपको सम करना था क्योंकि देखो सिग्मा है ना इसमें भी, तो इसका भी सम करना है। तो ये आपका गिवन था, शायद 400 गिवन था। हाँ, क्वेश्चन पेपर में गिवन था ये। तो एक काम करो, 1364,000 को डिवाइड कर देंगे 400 से, तो आंसर आ जाएगा 3410। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इस चक्कर में मैंने इसका यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ थोड़ा सा लंबी हो जाती वीडियो, और कुछ नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 15 जो आपके प्री बोर्ड में हुए 1-2 दिन पहले। 10th क्लास का है ये, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का है। ठीक है, वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हो ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना, और जो आप करके आए हो पेपर में उसे मैच कर लेना कि आपका कितनी हद तक ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो ना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, और चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, ऐड हो जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे लेके आता रहूँगा मैं। अभी तो हमने इसका किया, बाकी सपोर्टिंग मटेरियल है एक गवर्नमेंट स्कूल से जो मिलता है, उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और 23, 24, 25 3 साल के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।